नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकारी स्कूल में पढ़कर जनपद चमोली पोखरी में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के ऋषभ और ने सीबीएसई बोर्ड में इंटरमीडिएट में 95 अंक प्रतिशत हासिल किए हैं। वहीं 10वीं में सृष्टि ने 90.8% हासिल किए हैं। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दोनों ने ही दिया है और साथ ही साथ कहा कि कड़ी मेहनत से उन्हें सफलता मिली है। वहीं पिता संतोष ने प्राथमिक विद्यालय मसोली में शिक्षक हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बच्चों की लगन से पढ़ाई में फल मिला है। Mr. Bartwal from Government Inter College Nagnath, and recently I have achieved 96% in CBSE Class 12 board examination, and the credit for all these things goes to our teachers and our parents, because due to their endless effort I am able to do so. And not only they have done endless effort, but also they have provided me that environment so that I could achieve these marks in my board examination. And I am also very thankful to our school staff, because not only in education they also helped me to develop some social qualities. पढ़ाई तो जैसे मेरे बच्चों ने जो है बचपन से ही जो है घर में ही पढ़ा है और मेरे पास ही पढ़ा है इन्होंने। और जो है जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजों के प्रति जो लोगों की धारणा है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज रिसोर्स अवेलेबल हैं। बच्चा जो है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट से भी मैं समझता हूँ बेहतर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है वो क्वालिटी की मिलती है। और जैसे अभी मेरे बालक का जो है ये साइंस एग्जीबिशन हो रखा है। वहीं बीते कुछ दिनों से राजधानी दून में जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश के चलते तमाम मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम और पुलिस के साथ साथ संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। इन दिनों शहर में अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग थानों में अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि व्यापारी अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है और चंद घंटों बाद ही अपने सामान और प्रतिष्ठानों को फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दे रहे हैं जहां से अतिक्रमण को हटाया गया था। ऐसे में जिलाधिकारी सोनिका की तमाम व्यापारियों से अपील है कि दोबारा से शहर में अतिक्रमण न किए जाएं। जो ये चीज अतिक्रमण जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है हटाने की जो है, और ये बार बार हम उसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां हमने पहले हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग बार बार वहां पे फुटपाथ पे अपना सामान रख दे रहे हैं। तो मेरी तो अपील ही रहेगी सभी से कि हम लोग जो अपना ये अतिक्रमण का अभियान चला रहा है उसे चला रखा है उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा सपोर्ट करें, और पेडेस्ट्रियन के लिए जो फुटपाथ है उसको खाली रखें जिससे पेडेस्ट्रियन कंफर्टेबली उस पर चल पाए। और साथ ही साथ क्योंकि सब लोग अभी पेनल्टी लग रही है उसके बाद कोई विधिक कार्यवाही करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल एक एमिकेबली ये हो जाए कि सब लोग अपना जो फुटपाथ पे सामान है उसको हटाना चाहिए। वहीं स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने परियोजना के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया है। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए रह गया है। बजट कटौती के बाद स्मार्ट सिटी के कार्य उठने लगे हैं। स्मार्ट सिटी के सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। सभी प्रोजेक्ट से पहले स्वीकृति ली गई है और इसलिए बजट का कटौती का असर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नहीं पड़ेगा। तो स्मार्ट सिटी देहरादून को बड़ा झटका लगा है, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने परियोजना के बजट में कटौती करी है और बजट को आधा कर दिया है।
तो स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है, जहां पर आपको बता दें कि कार्य प्रगति पर है और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बजट में कटौती की गई है और बजट को आधा कर दिया गया है। लगभग 1000 करोड़ की कटौती करते हुए उसे 550 कर दिया गया है, तो जिसके तहत जो कार्य प्रगति पर है, अब ऐसे में बड़ा झटका राज्य सरकार को लगा है। तो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य जारी है, जहां पर कार्य चल रहा है और ऐसे में बजट में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने परियोजनाओं के बजट में कटौती की है। केंद्र सरकार की तरफ से 1000 करोड़ का बजट को घटाकर 550 कर दिया गया है। $550 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि पहले 1000 करोड़ था, जिसे घटाकर 550 करोड़ पहुंचा दिया गया है और बजट को आधा किया गया है। बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। साल पूर्व 9 मई 2022 में एक पत्र आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब जो रेशियो है वो 90-10 का रेशियो रखेगा, और उसके क्रम में फिर हमारे द्वारा भी प्रचार किया गया था कि जो पूर्व में मतलब जो व्यवस्था है वैसी ही रहे करके। लेकिन फिर अंत में यही हुआ कि भारत सरकार के द्वारा हमें 500 करोड़ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर ब्लॉक प्रमुख पूनम रानी ने आज जो स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि गदरपुर खंड विकास क्षेत्र में 52 ग्राम सभाएं हैं और एक स्वच्छता की गाड़ी है। प्लास्टिक कूड़ा 13 ग्राम सभाओं में रोस्टर के अनुसार यह प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। सरोवर नगर में बनाए गए कलेक्शन सेंटर में इकट्ठा किया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य करते हुए आज क्षेत्र पंचायत स्तर से निदेशक पंचायती राज महोदय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में एक स्वच्छता वाहन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सूखे प्लास्टिक कूड़े का उठान करके हमारे क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थापित कॉम्पैक्टर स्थल तक ले आएगा, उसकी रवानगी माननीय प्रमुख महोदया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित ग्राम प्रधान यहाँ पर आज उपस्थित है। वहीं काशीपुर में बरेली से लाकर बेचे जा रहे स्मैक के साथ 2 युवक को कुंडा थाना पुलिस की टीम ने दबोचने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी काशीपुर पर्यवेक्षण के प्रभारी निरीक्षक थाना कुंडा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान पुराने ठेला पुल काशीपुर मुरादाबाद रोड के पास दानिश आलम निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी को एक प्लास्टिक की पन्नी में 5.21 ग्राम अवैध स्मैक और आमिर निवासी अली खां को प्लास्टिक की पन्नी में 5.26 ग्राम अवैध स्मैक और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सियोवन्ना वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त ने उक्त स्मैक बरेली से लाना और उक्त व्यक्ति को नाम पते पर जानकारी नहीं होना बताया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वह दोनों खुद ही स्मैक पीने के आदी थे और बरेली में सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर काशीपुर और कुंडा क्षेत्र में महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। अधिकारीगणों के लगातार निर्देशों के बाद ये कुंडा पुलिस ने कल एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को अरेस्ट किया है। एक है इसमें से दानिश आलम है और एक मोहम्मद आमिर है। ये दोनों ही बांसपुरान क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 10.5 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। और पूछताछ में बताया है कि ये दोनों ही बरेली जाते थे और बरेली बस अड्डे पर उतरकर वहाँ कुछ दलाल किस्म के लोग इन्हें मिलते थे और उनके द्वारा ये लोग पैसे देने के बाद वो इनको सप्लाई कर देते थे स्मैक की, और फिर यहाँ आके ये उसे ऊंचे दामों पे भी बेचते थे और खुद भी उसको कंज्यूम करते थे। तो इन दोनों को फिर फिलहाल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
वहीं कोटद्वार के दुर्गापुरी में आवंटित नई अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी को कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने मेयर हेमलता नेगी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही दुर्गापुरी के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने के लिए नगर निगम से एनओसी दी थी। इसके बाद मेयर ने इस आरोप को निराधार बताते हुए किसी भी प्रकार की एनओसी देने से इनकार किया था। इस मामले में अब मेयर हेमलता नेगी के पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कानूनी नोटिस भेजे जाने की बात कही है। तो एक नोटिस उनको सर्व किया गया है और उसमें कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी अगर इसका प्रत्युत्तर या सार्वजनिक रूप से इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया जारी नहीं करते हैं, वो आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो इस पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद हमने प्रमाण भी, सबूत भी जो है इकट्ठा किए, जिसमें कुछ आरटीआई वालों ने और कुछ मैंने भी। मैडम ने नगर आयुक्त से पूछा कि क्या एनओसी जारी की गई है नगर निगम के द्वारा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया। आजकल बच्चों के हाथ में स्कूल की किताबें कम, मोबाइल अधिक नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे हाथ में जो स्मार्टफोन अपने थमाए हुए हैं वो बच्चों के लिए कितने खतरनाक है। मोबाइल यूज करने से बच्चों में डिप्रेशन, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसे मानसिक समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं। साथ ही सिर दर्द, भूख न लगना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में दर्द आदि जैसी बीमारियां भी बच्चों में देखने को मिल रही हैं। अगर माता पिता ने अभी से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चा कम उम्र में बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। नेत्र चिकित्सक बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञों की माने तो बच्चों के मोबाइल देखने से आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है और आंखों की नजरें भी काफी कमजोर हो रही हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए स्मार्टफोन घातक साबित हो रहा है। जब भी अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए दें तो एक सीमित समय तय कर लें। खाना खाते समय, पढ़ते समय, सोते समय या बाहर जाने या फिर खेलते समय पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करने दें। मोबाइल जो देखा जा रहा है आजकल, मोबाइल एक एडिक्शन बन चुका है। मोबाइल के एडिक्शन से बच्चों पे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं और शारीरिक तौर पर भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। शारीरिक तौर पर जैसे हम आंखों पर प्रभाव अगर देखें तो सबसे पहले होता है डिजिटल आई सिंड्रोम। डिजिटल आई सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी जो आंखों के ब्लिंकिंग रेट होता है, यानी कि आंखों को झपकने का जो रेट होता है वो नॉर्मली 16 से 18 ब्लिंक्स पर मिनट के हिसाब से होता है। लेकिन अगर जब मोबाइल बच्चा देखता है तो वो ब्लिंकिंग रेट कम होकर 6 से 8 पर मिनट हो जाता है। तो उससे मांसपेशियों पे दबाव आना, सर में दर्द होना और धुंधलापन और आंखों में खुश्की जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी चीज, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उससे ब्लू लाइट इमर्ज होती है, ब्लू लाइट बाहर निकलती है। ब्लू लाइट बाहर निकलकर आंखों का जो पर्दा होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर्स पे प्रभाव डालती हैं और उसको डैमेज करती हैं। उससे आगे जाकर लोगों में ARMD नामक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ये मोबाइल का जब से मामला चला है बहुत ही गंदी आदत छोटे बच्चों को लग गई है और जहाँ भी देखो छोटे बच्चे मोबाइल देखते हुए नजर आते हैं। अब उसमें ये नहीं पता चला कहाँ देख रहे, जिससे उनकी जो है आंखों पे भी प्रभाव पड़ रहा है और दिन ब दिन शारीरिक कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसी तरह का मामला होता रहा तो इनकी आंखों पे जल्दी चश्मा लग जाएगा।
मसूरी में एसडीआरएफ की रेस्क्यू दक्षता को बढ़ाने के लिए समय समय पर जनपद और राज्य स्तर पर कई आपदाओं संबंधित मॉक अभ्यास सतत रूप से कराए जाते रहे हैं। साथ ही साथ अन्य इकाई द्वारा आयोजित किए जाने वाली मॉक ड्रिल में भी प्रतिभाग किया जाता है। बता दें कि 12 मई को देहरादून के मसूरी में रोपवे पर ट्रॉली फंसने की घटना के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पिछले साल झारखंड राज्य के देवघर में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा अत्यंत दुखद था, जिसके मद्देनजर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती रही है। मॉक ड्रिल मसूरी रोपवे पर आयोजित की गई मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल जैसे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सिविल, पुलिस, फायर सर्विसेज, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ समन्वय स्थापित किया गया। राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम के जवानों ने रोप रेस्क्यू की कई तकनीकों का प्रयोग करते हुए रोपवे पर बीच में अटकी ट्रॉली तक अपनी पहुंच बनाई और ट्रॉली में सवार 4 लोगों को एक एक कर रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं गंगापार स्वर्गाश्रम क्षेत्र में साधु समाज की भूमि पर बनी करीब 40 दुकानों को खाली करने का खतरा फिलहाल टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दुकानों को खाली करने के आदेश पर स्टे दे दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में स्टे की समय सीमा खत्म होने और जनहित याचिका के मामले में सुनवाई के बाद स्वर्गाश्रम क्षेत्र में साधु समाज की जमीन पर बनी 40 दुकानों को खाली करने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए थे। खुद डीएम और एसएसपी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और व्यापारियों से 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में हवाला देते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई 2 दिन तक के लिए टाल दी गई है। दुकान खाली करने के आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों ने जहां प्रशासन को जबरदस्ती दुकान खाली करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले में यथाशक्ति स्थिति बनाए रखने के लिए स्टे दिया गया। पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने बताया कि व्यापारियों की एकता की वजह से ही संभव हो चुका है। व्यापारियों के हित की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी के साथ लड़ी गई। आश्रम को दी है, मैं सरकार का कोई विषय सरकारें नहीं और प्रतिनिधि न्यायिक है। सर्वोच्च न्यायालय का व्यापारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन पूरे व्यापार की बात सुनी, गंभीर और स्टे दिया है। इसके व्यापारियों को बधाई। आश्रम को दी है, मैं सरकार से वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। बता दें कि आरोपियों की पहचान सहारनपुर निवासी एहतेशाम और नफीस के रूप में हुई है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने सहारनपुर से सस्ते दाम में स्मैक का खरीद कर ऋषिकेश क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को महंगे दाम पर स्मैक बेचने का जुर्म कबूल किया है। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर श्री अन्न 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी में मौजूद है। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसके साथ साथ अनेकों कार्यक्रम इस वर्ष इस अन्न महोत्सव के और श्री अन्न के अनेकों कार्यक्रमों को जिन्होंने आयोजित किया है उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मंच पर उपस्थित
कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री राकेश राजपूत जी, अध्यक्ष किसान मोर्चा उत्तराखंड श्री जोगेंद्र सिंह कुंडीर जी, कृषि सचिव श्री बीवीआर पुरुषोत्तम जी, कृषि के डायरेक्टर श्री गौरीशंकर जी, हमारे सामने आए हुए हमारे अतिथिगण पद्मश्री श्री शर्मा जी, रजनीकांत जी, इस मंडल के अध्यक्ष बहन ज्योति जी, महामंत्री शैलेंद्र राणा जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे वैज्ञानिक हैदराबाद से श्री राव जी एवं अनेकों संस्थाओं से इस कृषि के अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले आए हुए सभी हमारे वैज्ञानिकगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी किसान भाइयों एवं बहनों एवं उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो ये श्री अन्न महोत्सव के इस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम में आप सबका जो एक विशाल संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे श्री अन्न को, जिसको हम अभी तक मोटे अनाज के रूप में प्रचार प्रसार में जानते थे, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, इस तरह के आयोजन से न केवल मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे हमारे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित अनेकों अनेक जानकारियां अलग अलग रूप में हमारे जो तमाम अतिथिगण आएंगे, हमारे वैज्ञानिकगण आएंगे, उनके माध्यम से हमको प्राप्त हो सकेंगी। यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज हमारा देश वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व की, समस्त देश इन जो हमारी परंपरागत रूप से, जिसके लिए हमारी खेती भी उपयुक्त होती थी, कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी, कम साधनों की और कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, और उसमें श्री अन्न उत्पन्न होता था, इसके महत्व को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव और गंभीर प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अन्न महोत्सव रूपी मंथन से, जो यहां पर लगातार 13 तारीख से 16 तारीख तक अनेकों वैज्ञानिकों के, अनेकों जो हमारे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया है, शोध किया है, लगातार काम किया है, उन सब के माध्यम से ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको सफल बनाने में ये अन्न महोत्सव कारगर साबित होगा। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक ही सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। श्री का अर्थ होता है जहां से श्री आती है, वहां से समृद्धि आती है और समग्रता होती है, और जहां समग्रता होती है
वहां हर क्षेत्र में सफलता होती है, हर क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त होती है। श्री अन्न निश्चित रूप से ये हमारे भारत का समग्र विकास का जो माध्यम है वो बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ा है और गरीब भी जुड़े हैं और देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। निश्चित रूप से जो श्री अन्न है, श्री अन्न जहां पौष्टिकता का पर्याय है, जो लोग आज तमाम प्रकार के जो शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत प्रकार का प्रोटीन मांसाहार के कारण से लोगों को मिलता है, वो श्री अन्न में स्वतः ही होता है। उसी प्रकार से श्री अन्न, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वालों में आदरणीय गणेश जोशी जी ने भी और आदरणीय शाही जी ने भी बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि श्री अन्न के उपयोग से जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। और मैं तो ऐसा सोचता हूं कि बचपन में हमने ये मड़वे की रोटी ही खाई थी, क्योंकि एक समय ऐसा होता था कि ये गरीबों का भोजन माना जाता था और गरीब लोग ही इसको करते थे। और गांव में मैंने देखा कि जहां अत्यधिक जो गरीबी में जीवन यापन करते थे, उनके यहां पूरे एक भदेले में, जिसको एक बड़ा पतीला। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।